एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पे क्लास 10th में साइंस का लेसन नंबर 5 जिसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसके फर्स्ट पार्ट में अम्ल, क्षार और लवण इनके बारे में पढ़ा, इनके कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं उनके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने क्रिस्टल जल किसे कहते हैं और उसके बाद में अम्लों और क्षारों की विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं दी, उनके आधार पर उनकी क्या परिभाषा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल जल। तो क्रिस्टल जल कहते हैं किसको है? तो आपने कुछ फॉर्मूले ऐसे देखे जिसमें जल के अणुओं की संख्या आगे दी होती है, वही क्रिस्टल जल के उदाहरण होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपने। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के जो निश्चित अणु जुड़े होते हैं, जो निश्चित अणु जुड़े होते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे क्रिस्टलन जल के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इसमें सबसे पहले अपने सोडियम कार्बोनेट, जैसे उदाहरण में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। तो इसमें जल के अणुओं की निश्चित संख्या कितनी है? 10 है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। तो ये भी क्रिस्टलन जल का उदाहरण है। कॉपर सल्फेट भी, कैल्शियम सल्फेट जिसे जिप्सम बोला जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट है, इसमें जल के अणु 2 होते हैं, ये भी क्रिस्टलन जल का उदाहरण है। इसके अलावा फिटकरी, तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? फिटकरी है इसे K2SO4 Al2SO4 की 28 यानी 3 अणु यहाँ पे और 24 H2O। ये भी किसका? क्रिस्टलन जल का उदाहरण है। तो ये कुछ क्रिस्टलन जल के उदाहरण है जिसमें सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और ये फिटकरी का फॉर्मूला। तो ये क्रिस्टलन जल के बारे में। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं अम्ल और क्षार हैं, उनकी वैज्ञानिकों ने अलग अलग कौन कौन सी परिभाषाएं दी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने आर्नियस अवधारणा या आर्नियस ने कौन सी संकल्पना दी? आर्नियस संकल्पना। आर्नियस संकल्पना इसने किस आधार पर अम्लों और क्षारों की परिभाषा दी? इसने कहा अम्ल के बारे में जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में क्या अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। फिर है सेकंड क्षार। क्षार हैं जो जलीय विलयन में
होकर जो जलीय विलयन में गठित होकर OH माइनस आयन देखते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। तो ये अम्ल और क्षार की डेफिनेशन किसके आधार पर? H+ आयनों और OH आयनों के आधार पर है। तो इसमें कौन से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी होते हैं। तो इसने क्या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की परिभाषा भी की। तो इसके अनुसार प्रबल अम्ल कौन से हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कौन कौन से प्रबल अम्ल के उदाहरण होंगे? HCl अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हो गया और H2SO4, ये प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। फिर है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन से होंगे? जो पूर्णतः आयनित नहीं होते। तो जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कौन कौन से उदाहरण हैं? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये किसके उदाहरण हैं? ये दुर्बल अम्ल के हैं। इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये भी दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। अब इसके बाद में जब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो सकते हैं, तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की भी डेफिनेशन इन्होंने बताई। प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार की भी वैसे ही डेफिनेशन, जो क्या जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के कौन कौन से उदाहरण? जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे प्रबल क्षारों के उदाहरण हैं। इसके बाद में दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार कौन से? जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं।
हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारों के उदाहरण हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, जैसे ये आर्निस की उदाहरण थी, उन्होंने किस आधार पर अम्लों व क्षारों की परिभाषा दी। अब इसके बाद में अम्ल और क्षार की ब्रांचेड लोरी संकल्पना, सेकंड कौन सी अवधारणा, अम्ल व क्षार की ब्रांचेड लोरी अवधारणा। तो इन्होंने किस आधार पर परिभाषा दी, इन्होंने प्रोटॉन के आधार पर अम्लों व क्षारों की परिभाषा दी। तो ब्रांचेड लोरी के अनुसार अम्ल कौन से होते हैं, जो प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और क्षार कौन से, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। इसके बाद में तो इनके प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही कौन है, इसका एक एग्जांपल नोट करेंगे अपने। तो जैसे यहाँ पर जल है, जल की अभिक्रिया अमोनिया से NH3 से हो रही है, तो इसमें आगे क्या बन रहा है, अमोनियम बन रहा है NH4, जिसे अमोनियम कहते हैं, और प्लस में इसके साथ में OH आयन बन रहा है, OH आयन। तो यहाँ प्रोटॉन दाता कौन है, जल है प्रोटॉन दाता है, और अमोनिया प्रोटॉन ग्राही, क्योंकि इसने इससे एक हाइड्रोजन लिया और अमोनियम में बदला, तो ये वाला प्रोटॉन दाता है। और किस में बदल गया, प्रोटॉन त्याग कर प्रोटॉन दाता, और इसने जल से प्रोटॉन लिया, तो ये क्या हुआ, प्रोटॉन ग्राही। अब प्रोटॉन दाता यहाँ पर जल है, तो जल क्या हुआ, अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही अमोनिया है, तो अमोनिया क्या हुआ यहाँ पर, क्षार। तो इस तरह से जो अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन त्यागते हैं वो अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल, जैसे HCl अम्ल है, HCl अम्ल की जब अभिक्रिया जल से होती है तो ये किसमें बदल जाता है, क्लोरीन और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहाँ पर Cl- और H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बनता है, इसमें H3O+ बनेगा। अब इसमें HCl अम्ल है, ये प्रोटॉन दाता है, तो इसमें ये किसमें, क्लोरीन में बदल गया, यानी यहाँ पर अम्ल कौन है, HCl अम्ल। अम्ल HCl, क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन त्याग दिया, और प्रोटॉन ग्राही यहाँ पर जल है, तो ये किसमें बदल गया, हाइड्रोनियम आयन में। तो यहाँ पर क्षार रूप में जल। अब इसमें देखो यहाँ पर अम्ल बन रहा था और यहाँ पर जल क्या, क्षार है। क्यों यहाँ पर क्षार है और यहाँ क्यों अम्ल है, यहाँ पर इसलिए अम्ल कहा गया क्योंकि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए यहाँ इसको अम्ल बोल दिया।
और यहाँ जल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इस कारण इसे क्षार कहा गया। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें अपने आर्नीस की संकल्पना और ग्लास टेलोरी की संकल्पना को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने